organisms and the external environment and a constant favorable internal environment in the body. होम्योस्टेसिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस। क्योंकि हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो होम्योस्टेसिस जो है हमें हार्मफुल चेंजेस से बचाती है। होम्योस्टेसिस इज जनरली मेंटेन थ्रू चेंजेस इन ब्लड सप्लाई, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखें तो अ पर्सन वर्क्स बेस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ही कैन गेट दिस टेम्परेचर थ्रू AC और कूलर ड्यूरिंग समर्स एंड ए हीटर इन विंटर। जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम कैसे ले सकते हैं? बाय AC और कूलर। और जब विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तब हम इस 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? बाय अ हीटर। सो फॉर मीटिंग स्ट्रेसफुल एबायोटिक कंडीशंस, organisms regulate, conform, migrate and suspend their activities in abiotic stressful abiotic conditions को, जो भी मतलब किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, अनफेवरेबल है, उनको मीट आउट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास 4 मैकेनिज्म्स हैं। कौन कौन से हैं? या रेगुलेट, कन्फॉर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। तो इनको करने से पहले हम थोड़ा सा ये ग्राफ पे देखेंगे। ये ग्राफ है हमारे पास एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बाहर हमारे चेंजेस हो रहे हैं, और इंटरनल लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। दे आर नोन एज रेगुलेटर्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते एंड दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। और कुछ ऐसे हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते एंड दे आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर्स। तो इन सब मैकेनिज्म्स को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेट। तो सम ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और समटाइम्स behavioral means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration etc. are called regulators। जैसे हमको इनके नाम से पता लग रहा है, रेगुलेटर्स मीन्स जो रेगुलर है, मतलब जिनकी बॉडी का अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स। ओके, देन दे एंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक concentration. Such organisms are called regulators। तो हमारे पास बहुत कम एनिमल्स हैं विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटर्स। इसमें हमारे पास आते हैं बर्ड्स, मैमल्स एंड अ फ्यू वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आर परफेक्ट रेगुलेटर्स। दे आर एबल टू अंडरटेक बोथ थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स constant body temperature and osmoregulation is constant internal environment. So animals having a regulated body temperature are called endothermic or homeothermal animals। वो animals जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उन्हें हम एंडोथर्मिक या होम्योथर्मल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का मैकेनिज्म इज सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब समर्स में जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, वी स्वेट प्रोफ्यूसली, हमें बहुत पसीना आता है। एज द स्वेट इवेपोरेट्स द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इट इज़ सिमिलर टू कूलिंग बाय इवेपोरेशन इन अ कूलर। अब जब विंटर्स आती हैं तब क्या होता है? इन विंटर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज़ मच लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्टार्ट टू शिवर, हम कांपना शुरू हो जाते हैं। अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। शिवरिंग क्या है? शिवरिंग एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। बट प्लांट्स
डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म्स टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो उनके लिए जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, वो जिस तरह का रिस्पॉन्स दिखाते हैं उसको कहते हैं हम कन्फर्म। सो मेजॉरिटी अबाउट 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, almost all the plants cannot maintain a constant internal environment, and their body temperature also changes with external temperature. Such animals are called ectothermic or poikilothermals or cold blooded animals. In many animals the body fluid osmotic concentration does not remain fixed. बहुत सारे एनिमल्स में जो बॉडी की ऑस्मोटिक फ्लूइड ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है वो फिक्स्ड नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। इट चेंजेस विद द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ एम्बिएंट वाटर। ये जिस वाटर में रहते हैं उसके साथ जो है इनकी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है। दोज ऑर्गेनिजम्स whose body temperature and body fluid osmolarity changes with that of ambient environment are called conformers. तो वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती रहती है उन्हें हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं। डिस्पाइट बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन, द कन्फॉर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। जैसे हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन और बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे में रहता है, बट कन्फॉर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व दैट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म बिकॉज दिस थर्मो रेगुलेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. It requires some 5 times higher metabolic rate. So, heat loss और heat gain is a function of surface area. हमारी बॉडी में कितना हीट लॉस होती है या हमारी बॉडी कितनी हीट को गेन कर सकती है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, यहाँ पे हम देखेंगे कि सरफेस एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब अगर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम है तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. सो दे टेंड टू लूज हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम. सो दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड outside, and they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. So this is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. यही एक रीज़न है कि पोलर रीजन्स में हमारे पास बहुत छोटे छोटे एनिमल्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी से ज़्यादा हीट को लूज़ कर देते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते. अब हमारे पास कुछ और तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस अप टू अ सर्टन लिमिट बियॉन्ड विच दे बिहेव लाइक कन्फॉर्मर्स. वो ऑर्गेनिजम्स एक सर्टन लिमिट तक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और उसके बाद कन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम इक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स एंड दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स. अब अगर हमारे पास स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन जो हैं वो थोड़े ही टाइम के लिए रहती हैं, देन द ऑर्गेनिजम्स हैव 2 अदर ऑल्टरनेटिव्स. ऑर्गेनिजम्स के पास 2 दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला उसमें आता है माइग्रेट. द ऑर्गेनिजम्स कैन मूव अवे टेम्परेरली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया. जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेरली मतलब थोड़े से टाइम के लिए स्ट्रेसफुल हैबिटेट से एक ज़्यादा अच्छे एरिया में चले जाता है एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर, और वापस अपने घर आ जाता है जब स्ट्रेसफुल पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर्स. क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है, वो एक तरीके से स्ट्रेसफुल एबायोटिक कंडीशन है. तो वो अगर कोई पर्सन
दिल्ली से शिमला मूव करता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, समर्स में ज़्यादा गर्मी नहीं है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेट। मैनी एनिमल्स particularly birds during winter undertake long distance migration to more hospitable area। तो हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करके दूसरे हॉस्पिटेबल एरियाज़ में आती हैं, और नॉर्मली ये जहाँ पे बहुत ही ठंडे रीजन होते हैं वहाँ से ये बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास कोयलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में जो है दैट होस्ट thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions। जो साइबेरिया और जो दूसरे कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ से थाउजेंड्स के अमाउंट में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और जैसे ही सीज़न चेंज होता है वो दोबारा वापस अपने घर चले जाते हैं। दिस इज़ माइग्रेशन। और उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंड। सस्पेंड मतलब जहाँ पे हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस एंड जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया में, फंजाई में और लोअर प्लांट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे थिक वॉल्ड स्पोर्स बनते हैं जो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और जब सुटेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं और वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। हायर प्लांट्स में क्या होता है? इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। हायर प्लांट्स में सीड्स और कुछ दूसरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये जो स्ट्रेस का पीरियड है उसको ओवरकम करते हैं। दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जो मॉइस्चर एडिक्वेट होता है, टेम्परेचर ठीक होता है, तो ये जो मीन्स हैं सीड्स एंड अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब एनिमल्स में क्या होता है? इन एनिमल्स दोज विच आर अनेबल टू माइग्रेट also suspend their activities during unfavorable conditions। अब वो एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते वो भी अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। और ये सस्पेंशन जो है वो कैसे हो सकती है? 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आती है हाइबरनेशन। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ पासिंग द विंटर इन अ रेस्टिंग और डॉर्मेंट कंडीशन। यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं। जब विंटर्स का मौसम आता है, बहुत ठंड होती है, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं जहाँ पे ना उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, और जो उन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर किया है फूड उसी के उस पर वो अपने अनफेवरेबल पीरियड को पास ऑन करते हैं। इट इज़ करेक्टराइज बाय लो बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। स्लो ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है, एंड लो मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है। जो इसमें सेकेंड टाइप है वो है एस्टिवेशन। इट इज़ द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एन एनिमल विच अकर्स ड्यूरिंग हॉट ड्राई पीरियड्स एज इन समर। अभी हमने पढ़ा हाइबरनेशन जो है हमारा विंटर्स में होता है, वैसे ही एस्टिवेशन हमारा समर्स में होता है, तो इसे हम समर स्लीप भी कहते हैं। सो इट इज़ द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एन एनिमल which occurs during summer. So some snails, fish, frog and other ectothermal animals seek a cool, shady and moist places in hot periods of summer। क्योंकि उनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो वो शेडी मॉइस्ट प्लेसेस में चले जाते हैं। और थर्ड जो हमारे पास कंडीशन आती है दैट इज़ डायापॉज। डायापॉज इट इज़ अ टेम्परेरी इंटरप्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is usually associated with unfavorable environmental conditions। जब unfavorable environmental conditions आती हैं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे रुक जाती है, थोड़े समय के लिए रुक जाती है। इट अकर्स बोथ इन समर एंड विंटर्स। ये समर्स में भी हो सकती है, विंटर्स में भी हो सकती है। इन इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स एंड अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इंसेक्ट्स में, अर्थवर्म्स में और दूसरे
पृथ्वी पर रहने वाले एनिमल्स में, और साथ साथ में सीड्स एंड स्पोर्स ऑफ प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फंजाई. So that's all in this video. Thank you. Have a nice day.